राजनीतिक पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। हर दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान में करीब 2.5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है 2024 का पहला ओपिनियन पोल। सर्वे में सभी 543 लोकसभा सीटों पर 13,115 लोगों से बात की गई है। यह सर्वे 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच किया गया है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान और हम शुरू कर चुके हैं 2024 का पहला ओपिनियन पोल। लोकसभा चुनाव के ऐलान में करीब 2.5 महीने का वक्त बाकी है। राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुटे हैं। और इस सियासी माहौल में देश का मूड समझने के लिए एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने ये सर्वे किया है। आज हम इसी सर्वे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिखाऊंगी। सर्वे को दिखाने के लिए हमने जो खास इंतजाम किए हैं, ये जरा स्क्रीन पर नजर डाल लीजिए। टैली जो आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग राज्यों के नंबर आपके सामने होंगे। मेरी दाईं ओर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के नंबर देखेंगे आप। बाईं ओर आज आप कर्नाटक और राजस्थान के नंबर देखेंगे। तो ये वो 5 राज्य हैं जहां इसी साल विधानसभा का चुनाव हुआ है। 2 राज्यों में अभी कांग्रेस की सरकार है, 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो इन 5 राज्यों में लोकसभा की कुल 110 सीटें और इन सीटों का आंकड़ा दिलचस्प तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए हमारे दूसरे स्टूडियो से हमारी सहयोगी पूजा सचदेव जुड़ गई हैं। इस वक्त डेटा सेंटर में मौजूद हैं। बहुत स्वागत पूजा आपका। पूजा के पास आपको लेकर चलते हैं कि आंकड़ों के लिए और साथ ही इस ओपिनियन पोल पर देश का मूड समझने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स का पैनल है, मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग, विजय त्रिवेदी, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। तो इन्हीं वरिष्ठ पत्रकारों के जरिए जो आंकड़े आएंगे उसका विश्लेषण करेंगे और साथ ही होंगे हमारे साथ हमारे वो रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो पर जनता की नब्ज और सियासी मुद्दों की बारीकियों को समझते हैं। जयपुर से आप देख रहे हैं मनीष शर्मा, भोपाल से आप देख रहे हैं मदीहा खान, रायपुर से जेपी त्रिपाठी, हैदराबाद से आशीष और बेंगलुरु से हमारे साथ मृत्युंजय कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। जब भारत आगे बढ़ता है, लोकसभा चुनाव के ऐलान में महज 2.5 महीने का ही वक्त बचा है। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार सत्ता की हैट्रिक बना पाएगी? आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 3 राज्यों की सत्ता पाने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और 2024 के चुनाव में जीत की तैयारी के लिए बीजेपी के नेता दिल्ली में मंथन कर रहे हैं। प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन की बैठक चल रही है, जिसका आज आखिरी दिन है। उधर विपक्ष भी मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकने के लिए रणनीति बनाने में जुटा है। 19 दिसंबर को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें पीएम के चेहरे के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया। तो हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है। खड़गे के नाम पर विपक्षी गठबंधन में एक राय नहीं है। कांग्रेस के नेताओं से लेकर खुद खड़गे भी अपना नाम आगे नहीं कर रहे। सवाल यह है कि विपक्षी गठबंधन का चेहरा किसे बनाना चाहिए? क्या विपक्ष मोदी की हैट्रिक को रोक पाएगा? क्या बीजेपी 400 का आंकड़ा पार कर पाएगी? इन सवालों का जवाब आज देश को मिलने वाला है, क्योंकि इस सियासी माहौल में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने देश का ओपिनियन पोल किया है। तो
तो 2024 लोकसभा चुनाव और देश की सियासी नब्ज क्या रह सकती है, इसी का अनुमान आज आप ओपिनियन पोल में यहां नंबर्स आंकड़ों के जरिए हमारे साथ देखेंगे। और आइए बिना वक्त गवाए सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर। मेरी सहयोगी पूजा इस वक्त तैयार है और जो शुरुआत करने जा रही है पूजा, वो कुछ सवालों के सिलसिले के साथ होगी और उसके बाद धीरे धीरे कर राज्यवार तरीके से नंबर्स आपके सामने होंगे। पूजा। धन्यवाद रोमाना। देखिए, सी वोटर ने जो सर्वे हमारे लिए किया है उसमें कुछ सवाल रहे जो लोगों से पूछे गए, उन सवालों के जवाब क्या है। सबसे पहले सवाल के साथ करते हैं शुरुआत। राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन का बीजेपी को 2024 के लिहाज से कितना फायदा होगा? देखिए, 60% लोग हैं जो कहते हैं कि हां, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये बड़ा आंकड़ा है, 60%। 30% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि 2024 में नेतृत्व परिवर्तन का बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। और 10% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक बड़ा नंबर, बड़ा आंकड़ा 60% लोगों का ये कहता है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। दूसरा सवाल देखिए, ये है कि शिवराज और वसुंधरा को सीएम नहीं बनाने का फैसला ये सही साबित होगा या फिर गलत? सही कहने वाले लोग हैं 52%। बड़ा आंकड़ा फिर से जो ये कहता है कि सीएम न बनाने का फैसला शिवराज और वसुंधरा को ये सही है। 33% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये जो फैसला है ये गलत है। और 15% लोगों का आंकड़ा जो ये कहता है कि नहीं, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक बार फिर से एक बड़ा आंकड़ा जो हां के पक्ष में है, 52% का जो ये कहता है कि ये फैसला सही है। ओवर टू यू रोमान। तो ये बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है जवाब के तौर पर कि राज्यों में बदलाव से बीजेपी को फायदा होगा। ये सर्वे में तस्वीर साफ हो रही है। 60% लोगों का यह मानना है कि इससे फायदा होगा। ये जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन बीजेपी की तरफ से किया गया है, इससे 24 चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलने जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले राजस्थान, जयपुर। हमारे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मनीष शर्मा से, ये जो बात सामने आ रही है सर्वे में, नेतृत्व परिवर्तन से बीजेपी को फायदा, कुल मिलाकर नई ऊर्जा बीजेपी को मिलेगी। क्या आपके साथ जो ग्राउंड पर लोग मौजूद हैं उनका भी यही मानना है इस नए नेतृत्व से? मनीष। बिल्कुल रोमाना, मैं ठीक उसी जगह खड़ा हूं जहां पर आज से 8 दिन पहले राजस्थान में बदलाव हुआ था और भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, यानी अल्बर्ट हॉल। ये अल्बर्ट हॉल कई राजनीतिक घटनाओं का साक्षी रहा है और यहाँ जो जनता है वो राजस्थान में जो बदलाव हुआ है उसे लेकर क्या सोचती है, ये हम उन्हीं से बात करेंगे। इनमें छात्र भी हैं, कारोबारी भी हैं, इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता। आपका नाम बताएं, आपको लगता है राजस्थान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मेरा नाम आशमा है एंड यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है बीजेपी सरकार ने एंड करती रहेगी। आपसे जानना चाहूंगा, वसुंधरा और शिवराज, इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, सर्वे ये कहता है कि लोगों ने ये माना, ये बहुत सही फैसला है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और इसमें जो निर्णय होते हैं वो अच्छे निर्णय होते हैं। और मेरा मानना भी ये व्यक्तिगत रूप से कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को लेकर आ रही है और पूरे देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है, लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और पूरे देश में 400 से अधिक लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास दोनों बहुत मजबूती से खड़े होते आ रहे हैं, उनकी गारंटी पर लोग खड़े हुए हैं। 400 सीटें, जी आप बताएं, आप क्या सोचते हैं, 400 सीटें मिलेंगी बीजेपी को? देखिए, निश्चित रूप से देखा जाए तो ये जो चुनाव थे अब की बार 3 स्टेट्स के, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ के, तो ये लोकसभा चुनाव की एक रिहर्सल के रूप में इसको देखा था, क्योंकि जो चुनाव लड़े गए उसमें जो इशू थे वो वही इशू थे जो राष्ट्रीय इशू थे, तो उसमें लोगों का जो बदलाव होता है एकदम से होता नहीं है। दूसरा जो बड़ा कारण है ये है कि विपक्ष के पास में कोई फेस नहीं है, इसलिए वो रेस में काफी पीछे है अभी। तो इससे मुझे लगता है कि ये जो चुनाव आएंगे 24 के, इसमें कुछ सीटें बढ़कर की आएगी पिछली बार से। विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, आप भी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है और मोदी जी की जो लहर चल रही है उससे ऐसा ही लगता है कि अगर इंडिया अलायंस ने अगर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो वास्तव में बीजेपी की 400 से ऊपर सीटें आएंगी। आपको भी लगता है कि मोदी जी की हैट्रिक बनेगी? बिल्कुल बनेगी सर। जी, क्या वजह लगती है? मोदी जी का काम अच्छा लगता है। मोदी जी का काम अच्छा लगता है। आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, जो सबका सोचना है कि इस बार बीजेपी की सरकार 100% बनने जा रही है और एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं,
ये पूरी दुनिया देखेगी, पूरी इतिहास बनने जा रहा है। राजधानी जी, जयपुर, रोमाना, जो बिल्कुल बात मनीष, हमने कही, जो आप समझ जिन में लोगों से आई, बात कर रहे थे कमोबेश, उनकी तरफ से जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि साहब 24 में बीजेपी हैट्रिक लगाने को तैयार है, 400 पार इस बार बीजेपी पहुंचने वाली है। ओपिनियन पोल हमने शुरू किया है, कुछ ही देर में आंकड़े भी आपके सामने होंगे, लेकिन वो सवाल जिसको लेकर यहां पर अभी सबसे पहले जानकारी पूजा ने दी है, उसी पर एक त्वरित टिप्पणी हम लेते हैं। विजय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, नए चेहरों से 24 में मतलब बीजेपी को फायदा मिल रहा है? देखिए, अभी ये चर्चा हो रही थी कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे के साथ नहीं गई। खासतौर से अभी हम राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं तो वसुंधरा जी का जिक्र भी हुआ, लेकिन बिना वसुंधरा जी के भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। 120 से भी ज़्यादा सीटों पर एक मजबूत जीत हासिल की है। इसका मतलब वहाँ पर जो नया नेतृत्व आया है या जो पुरानी लीडरशिप थी उसका संगठन की जीत में कोई बड़ा हिस्सा नहीं था। ऐसा नहीं कह सकते कि वसुंधरा जी का कोई योगदान नहीं है, लेकिन बड़ा हिस्सा नहीं था। बिना वसुंधरा जी के चेहरे के भारतीय जनता पार्टी ने ये जीत हासिल की। और अब एक जो 2018 में काम होना चाहिए था वो 2023 में हुआ कि नई एक लीडरशिप आई है। मुझे लगता है वो नई लीडरशिप 2024 में एक माकूल नतीजा जो है भारतीय जनता पार्टी को देगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इससे क्या ये भी मैसेज जाता हुआ नजर आ रहा है कि साहब अगर एंटी इनकम्बेंसी भी है, अगर उकताहट भी है कई साल के राज से, तो चेहरा बदल दीजिए और उसकी काट आपको मिल जाएगी। इसको लेकर भी बात आगे करेंगे, लेकिन पहले जल्दी से आपको लेकर चलते हैं पूजा के पास, डेटा सेंटर। कुछ और सवाल पूजा अब हमारे सामने रखने जा रही है। पूजा, बिल्कुल रोमाना, तीसरा सवाल मैं दर्शकों के सामने रखूंगी और तीसरा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, उनको सीएम बनाने से यूपी बिहार में इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? 48% लोगों का आंकड़ा यह कहता है कि हां इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। 37% लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, इसका कोई फायदा बीजेपी को यूपी बिहार में मिलने वाला नहीं है। लेकिन 15% लोगों का आंकड़ा यह कहता है कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। तो यह था तीसरा सवाल जिसमें 48% लोग इसका जवाब हां के रूप में दे रहे हैं। और अगला सवाल देखिए यह था कि बीजेपी के नेतृत्व परिवर्तन को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसमें पुराने नेताओं को साइडलाइन किया गया? 27% लोगों का मानना है कि इसमें पुराने नेता साइडलाइन हुए हैं। 34% लोग जबकि ये मानते हैं कि इसमें जो नए लोग हैं उन्हें मौका मिला है। और 20% लोग मानते हैं कि ये जो फैसला लिया गया ये भविष्य की तैयारी के रूप में लिया गया है। और 10% लोगों का आंकड़ा ये कहता है कि इससे कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। और 9% लोगों का कहना है कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। रोमाना, तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है ये तस्वीर जिसमें मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ताजपोशी, और ऐसे में मोहन यादव से मध्य प्रदेश नहीं, फायदे का मामला जो है वो यूपी बिहार तक कनेक्ट करते हुए लोग देख रहे हैं। क्योंकि 48% लोगों का मानना है कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी देने से फायदा यूपी और बिहार तक बीजेपी को मिलेगा। ये बड़ी बात जो इस सर्वे में सामने निकल कर आ रही है। मैं जल्दी से आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल, मदिहा हमारे साथ मौजूद हैं। मदिहा, बात तो उत्तर प्रदेश और बिहार तक मोहन यादव की ताजपोशी से बीजेपी को फायदे तक पहुंच रही है। आपके आसपास भोपाल के जो लोग हैं वो मोहन यादव की इस ताजपोशी को किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल, भोपाल में मौजूद है, बेहद खूबसूरत शहर है, लेकिन यहाँ के लोग जरा शर्मीले हैं। तो यहाँ पर लोगों को बुलाना और उनका ओपिनियन लेना जो है एक चैलेंज सा हो गया था हमारे लिए। लेकिन कुछ यहाँ पर यंग बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सामने ही आए एबीपी न्यूज़ के साथ, और उनसे ही जान लेते हैं। भाई, आपके यहाँ जो मुख्यमंत्री का चेहरा बने हैं वो नया चेहरा है, उनको जोड़ा जा रहा है कि उससे यूपी और बिहार में कितना फायदा होगा? तो लगता है यूपी बिहार में नए चेहरों से यहाँ के मुख्यमंत्री को बना देने से फायदा होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, यूपी और बिहार की जो पॉलिटिक्स है उसके डायमेंशंस अलग हैं, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स के डायमेंशंस अलग हैं। बिहार का जहाँ तक बात करते हूँ, मैं बिहार से हूँ, यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। बिहार की पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ का यादव फैक्टर है, वहाँ यादव फैक्टर, तो यहाँ का यादव फैक्टर इज समथिंग डिफरेंट देन बिहार यादव फैक्टर। देखिए, लोग कहाँ कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब अगले साल फाइनल है, सेमीफाइनल तो हो गया विधानसभा, अब लोकसभा है। तो क्या लगता है कि क्या होने वाला है लोकसभा में? यंग लोग जो है, यूथ जो है, वो क्या सोच रहा है? देखिए, यूथ की जो इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी परेशानी है, वो है एम्प्लॉयमेंट। सरकार कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूर कर रही है, लेकिन हम लोग इसमें पीछे होते जा रहे हैं, कंटिन्यू पीछे जा रहे हैं हम लोग कि कैसे एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाए। सरकार नेशनल जो सिक्योरिटी की बात करती है, यूथ के कई मुद्दे हैं और एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। मुझे ज़रा ये बता दीजिए आप लोग के मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन जो लोकसभा में एक हो रहा है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या बीजेपी वर्सेस जो इंडिया अलायंस है वो है, किस तरह से यूथ देख रहा है इस चीज़? यूथ बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस भी देख रहा है। देखिए, डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स हैं और
कहीं पर लोकल पार्टीज़ का दबदबा ज़्यादा है, कहीं पर कांग्रेस का है, कहीं पर बीजेपी का है। बात ऐसी होती है कि जिसका राज बहुत दिनों से है, जैसे मध्य प्रदेश में बहुत दिनों से भाजपा सरकार थी, एक एंटी इनकम्बेंसी अब तक थी, फिर भी बीजेपी जीत कर आ गई। कहीं ना कहीं उनकी पकड़ ज़मीनी तौर पर अच्छी बीजेपी की पकड़ ज़मीनी तौर पर अच्छी है, तो लगता है बीजेपी ने काम किया है और 2024 में लगता है लोकसभा में ज़्यादा सीटें वही लेके जाएंगे। देखिए एक्चुअली क्या है कि बीजेपी ने जो काम किए हैं वो हाल ही में अच्छे काम हुए हैं, लेकिन लोकसभा की हम बात कर रहे हैं इस समय। देखते हैं कि लोकसभा में क्या होता है, कि यूथ को नौकरी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। जैसे मेरे सहयोगी ने अभी कहा कि यूथ 29 से 28 सीटें उनके पास है लोकसभा में एमपी से। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि है, क्योंकि ठीक है विधानसभा में बीजेपी जीत गई है, लोकसभा में इंडिया अलायंस है, मजबूती के साथ आएंगे और फिर से एक बार धूल चटाएंगे। अब विधानसभा रह गया, लोकसभा नहीं रहने दिया जाएगा। माना जी बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह है कि यूथ जो है वो इंडिया अलायंस को काफी मजबूत मान रहा है। सबसे बड़ी बात यह है वो विपक्ष को मजबूत देखना चाहता है। ये बात यहाँ के यूथ की तरफ से निकल के आती है। जी बिल्कुल, 31 सेकंड की टिप्पणी जल्दी से प्रदीप जी के लेते हैं। सर, यहाँ पर जो दो सवाल थे, एक तो यादव फैक्टर एमपी वाला, उसका असर यूपी बिहार तक बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा क्या? और दूसरी जो बड़ी बात थी कि ये जो नया नेतृत्व बीजेपी लेकर आई है, इसका मतलब क्या पुराने नेतृत्व को साइडलाइन किया है या नए नेतृत्व को मौका, और उस पर लोग ज्यादा मोहर लगा रहे हैं कि नए नेतृत्व को मौका है। तो कुल मिलाकर यहां पर पॉलिटिकल मैसेजिंग और परसेप्शन में बीजेपी बढ़त बनाती हुई। नहीं, देखिए मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाने का ये मतलब नहीं है कि यूपी और बिहार के यादव कल जो है बीजेपी को वोट देने लगेंगे। ये इस तरह से परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन परिवर्तन एक महीने में होगा। वो क्या है कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में यादव मतदाता जो है वो बीजेपी के प्रति एक हॉस्टिलिटी रखता है। मोहन यादव के बनने से उस हॉस्टिलिटी में थोड़ी कमी आएगी, नरमी आएगी। और बीजेपी की तैयारी, ये जो परिवर्तन किया है, तैयारी आगे के लिए है। उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो यादव मतदाता है वो अखिलेश यादव के नेतृत्व से निराश है, नाराज नहीं है। विकल्प के तौर पर यहाँ पर बीजेपी पेश करने में खुद को जरूर कामयाब होती हुई नजर आएगी। और देखिए नेतृत्व परिवर्तन का मामला छत्तीसगढ़ में भी देखने के लिए मिला है। रायपुर से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जेपी त्रिपाठी मौजूद है और जरा जानते हैं वहां पर जेपी ग्राउंड पर आप मौजूद है, वहां जरा लोगों की नब्ज टटोलिए। नेतृत्व परिवर्तन बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी किया है। बिल्कुल, इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के नगर निगम गार्डन में मौजूद हूँ। कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए कि जिस तरह से जो है बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, पिछली बार हार गई थी 2018 के चुनाव, क्या लगता है कि एक ट्रेलर है, इस बार जो है मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों जगह बीजेपी जीती है। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अगले टर्म में केंद्र के अंदर में हैट्रिक मारने जा रही है। जैसा कि आपने 3 राज्यों का जिक्र किया, तो इन तीनों राज्यों की सभी 65 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, जो जनता का अपार विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, जो मोदी जी के कार्यों के प्रति है, उस आधार पर हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं। और जनता भी कह रही है। अभी आप जनता से बात करेंगे तो जनता को केवल और केवल मोदी जी से उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है। और देश में जिस प्रकार से प्रगति हुई है, जिस प्रकार से विकास हुआ है, वो निश्चित इस ओर इंगित करता है। विकास की बात कह रहे हैं ये, लेकिन क्या लगता है आपको कि जिस तरह से जो है यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करें, भूपेश बघेल कह रहे थे कि फिर से सरकार आएगी, लेकिन तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो आए थे, राहुल प्रियंका आए, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, लेकिन कहाँ चूक रह गई कि कांग्रेस जो है यहाँ पर दोबारा सत्ता में कार्यकर्ता, मतलब लग रहा है क्या आपको कि फिर से मोदी का जादू चल रहा है, इस बार तीसरी बार मोदी जी फिर आएंगे? कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश था वो फूट के निकला इस चुनाव में कांग्रेस में। और जो भी दल अपने कार्यकर्ताओं को उपेक्षा करेगा उसकी जीत की संभावनाएं कम होती हैं। लगातार आप उपेक्षा करते आ रहे हैं और कोई काम नहीं किया उन्होंने, कोई सुनवाई नहीं होती थी, कोई मुलाकात नहीं करता था नेता, वो कार्यकर्ता आपके लिए क्यों काम करे? कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ। ये बताइए कि लगातार जो है मोदी जी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि पूरी जो महिला वोटर्स है लगातार बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रही हैं? जैसे कि इन्होंने कहा और लोगों का भरोसा है, तो मुझे लगता है कि मोदी जी ही आगे आएंगे, मोदी जी ही जीतेंगे। जी, मोदी जी पर भरोसा है? हाँ जी, 100%, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई और फेस है ही नहीं जो मोदी जी को टक्कर दे सके या तो फिर मोदी जी के मतलब खिलाफ खड़ा हो सके। कांग्रेस के पास फेस नहीं है, ये बात आ रही है कि कोई चेहरा नहीं है। युवा है हमारे साथ। ये बताइए कि लगातार जिस तरह से अलग अलग राज्यों में आया भ्रष्टाचार का मुद्दा, उसको लेके क्या कांग्रेस लगातार बैकफुट में आ रही है और मोदी जी का लहर चल रहा है? मोदी जी तीसरी बार फिर से आ पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी और देश में पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, चलिए तो जेपी त्रिपाठी के साथ तो वहां पर जितने लोग हैं वो सब पूरी तरीके से आश्वस्त कि 24 में मोदी सरकार ही आने वाली है। विपक्ष में चेहरों का अकाल पड़ गया है
और वो पहला आंकड़ा, क्योंकि एबीपी न्यूज पर आप 2024 का ये पहला ओपिनियन पोल देख रहे हैं। पहला आंकड़ा कुछ ही देर में आपके सामने होगा, लेकिन पहले कुछ और सवाल जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर पूजा के पास। बिल्कुल रोमाना, देखिए जो अगला सवाल है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि सवाल ये है कि 2024 चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा जिसको लेकर लोग वोट करेंगे। तो 28% लोग ये कहते हैं कि राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा। 41% लोगों का ये मानना है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगी। 41% लोग ये मानते हैं और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 10% लोग ये मानते हैं कि जातीय गणना एक बड़ा मुद्दा रहेगी। 10% लोगों को लगता है कि काला धन भी एक बड़ा मुद्दा होगा जिसको लेकर वोट करेंगे। और 11% लोगों का ये मानना है कि हमें मुद्दे का नहीं पता है। लेकिन ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, 41% आंकड़ा जो ये कहता है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट डाले जाएंगे। रोमाना, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल और इसके जवाब के तौर पर जो अलग अलग वजह निकल कर आई है उसमें बेरोजगारी जो है वो 24 चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। दिबांग, और महत्वपूर्ण ये भी कि जातिगत जनगणना वाला जो विपक्ष का मुद्दा था वो तो तीसरे नंबर पर खिसका हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 10% लोग उस मुद्दे की बात कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ी बात है कि अगर लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो काफ़ी लंबे समय से रहा है और बेरोजगारी के मुद्दे को कोई पार्टी उस तरीके से जोर शोर से उठाती हुई, उसके लिए लड़ती हुई नज़र नहीं आती, इसलिए मुद्दा बन नहीं पाता। मेरे ख्याल से जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं यहाँ, उनके लिए ये बड़ा सबक है कि समझें कि लोग क्या चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, लेकिन कोई भी विपक्षी दल आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा, और कितने ही विपक्षी दल हैं जो बेरोजगारी के मुद्दे पर मुखर होकर लड़ता हुआ दिखाई दे। जातीय जनगणना का सवाल बड़ा है, अब ये वहाँ काफ़ी नीचे आया है यहाँ पर फिर भी एक ये मुद्दा है जिसका असर दिखाई देगा, और अभी जहाँ चुनाव हुए हैं उनसे ज़्यादा उन राज्यों में दिखाई देगा, जैसे उत्तर प्रदेश हैं, बिहार हैं, और उसके लिए भी एक बड़ा चेहरा चाहिए जो इससे जुड़े, इसके लिए लड़ता हुआ दिखाई दे। मेरे ख्याल से मुद्दे तो हैं, लेकिन चेहरे होने बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैं जल्दी से दर्शकों को ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। बेंगलुरु हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और जरा जानते हैं मृत्युंजय से कि यहाँ जब मुद्दों की बात हो रही है तो बेरोजगारी की बात सबसे ऊपर सामने निकल कर आ रही है। ऐसे में बेरोजगारी का मुद्दा, इसको कौन भुनाएगा? क्योंकि बेंगलुरु, कर्नाटक, वहां के राज्य में सत्ता में तो कांग्रेस है, तो फिर आखिरकार ये मुद्दा 24 में अगर गरमाएगा तो फायदा किसको पहुंचाएगा? मृत्युंजय, निश्चित तौर पर रोमाना बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि हर चुनाव से पहले मुद्दे अहम होते हैं, और लोकसभा चुनाव 2024 का मुद्दा क्या होगा। हमारे साथ बहुत सारे बेंगलोर के लोग हैं, आम लोग हैं, स्टूडेंट हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, और एक एक ओपिनियन लेते हैं कि मुद्दा क्या होगा। मुझे एक बताइए, अधिकतर लोग, हमारा एक सर्वे हुआ है उसमें अधिकतर लोग ये कहते हैं बेरोजगारी मुद्दा है। आपके हिसाब से बेरोजगारी मुद्दा है, राम मंदिर मुद्दा है, या फिर जाति जनगणना मुद्दा है, या आप मुद्दा क्या मानते हैं 2024 लोकसभा चुनाव? राम मंदिर का सर। खुश हैं आप? 100% खुश है। मैं मरूंगा, एक बार देख के मरूंगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर, सही है। मेरे को कोई इतना सालों से कोई नहीं दिया, ये अभी दिया है हमारा मोदी साहब ने। खुश हो जाएगा। आपको रोटी नहीं मिलेगी चलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा चलेगा, एक बार मर जाएगा। जन्म तो एक ही बार हुआ, एक ही बार देखा, एक ही बार मर गया, खत्म। जा रहे हैं क्या अयोध्या दर्शन करने? 100%। कांग्रेस के सपोर्टर हैं? नहीं है भैया। अभी आप कह रहे थे आप हमेशा कांग्रेस को डालते हैं। दिया है, हमारा दादू से, हमारा पिता, सब लोग दिए थे, लेकिन अभी मेरा मन में हो गया, अभी नहीं दूंगा। रुमाना, बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। पहली बार ओपिनियन बदल रहे हैं। क्या लगता है मुद्दा क्या होना चाहिए? बेरोजगारी, राम मंदिर, जाति जनगणना, आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? देखिए जी, ये इंडिया में एक्चुअली सारा लोग रहते हैं, इसमें एक को पकड़ के आप नहीं जाना चाहिए। अच्छा, सारा लोग जो बोल रहे हैं डालने जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे? मैं एक्चुअली ये बीजेपी, कांग्रेस इतना सालों यहाँ राजनीति किया है, लेकिन ये इधर सिस्टम कुछ बदला नहीं है। मतलब आप दोनों पार्टियों से थक गए हैं, ओपिनियन देख रहे हैं। आपके हिसाब से क्या इलेक्शन का मुद्दा रहेगा लोग 2024 का? तो एक कुछ नहीं है, अभी अच्छा है ना, एक आदमी चाहिए, वो बड़ा पूरा इंडिया के लिए बदल गया है ना। कौन आदमी चाहिए? नाम क्या है? हम तो राहुल गांधी चाहिए हम लोग को। राहुल गांधी चाहिए, बदलाव। आपको कौन चाहिए? सर केजरीवाल चाहिए हमको। केजरीवाल चाहिए, आम आदमी पार्टी चाहिए। तीसरा विकल्प देख रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी से थक गए। सर, क्या ओपिनियन होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? जनता क्या सोचकर वोट करेगी? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पूरा देश में अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, कुछ भी नहीं चल, खाली 9 ईयर्स से ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली हिंदू मुस्लिम ऐसा आपस में लड़ने के लिए छोड़ के सबको इज क्रिएटिंग कम्युनल वायलेंस इन इंडिया। पीएम मोदी का विकास या फिर बेरोजगारी, राम मंदिर, जाति जनगणना, क्या सोचकर जनता वोट देगी कर्नाटक की, बेंगलोर की? नो, गुड गवर्नेंस।
In the last 10 years, the central government is working wonderfully. Many pro-people programs have been implemented and it has reached the last person and the people will vote only for बिल्कुल देखिए, जो आवाजें हैं उनका फर्क जो है वो साफ तौर पर समझा जा सकता है उत्तर से लेकर दक्षिण तक। कहां तो एक तरफ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आप देख रहे थे वहां जितने लोग थे सब एक ही जबान बोलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जब आप दक्षिण की तरफ जाते हैं कर्नाटक में तो यहां से अलग अलग आवाजें सामने निकल कर आती हैं। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण, वो राम मंदिर वाला मुद्दा देखा आपने किस तरीके का भावनात्मक कनेक्ट उसका सिर्फ उत्तर भारत में नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी महसूस किया जा सकता है। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज पर 2024 लोकसभा चुनाव का पहला ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव के ऐलान में करीब 2.5 महीने के आसपास का वक्त बाकी, और उससे पहले आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया है 2024 लोकसभा चुनाव का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारी सहयोगी पूजा डेटा सेंटर से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बड़े दिलचस्प सियासी सवाल जिनके जवाब वो आपके सामने रख रही हैं ताकि जो सियासी नब्ज है इस वक्त देश की वो आप समझ सकें। पूजा जी रोमाना, देखिए ब्रेक पर जाने से पहले जो एक सवाल हमने दर्शकों को दिखाया था मुद्दे को लेकर 10% केवल लोग कह रहे थे कि जातीय गणना एक मुद्दा है। अगला सवाल इसी से जुड़ा है कि जातीय गणना को जो विपक्ष इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है उससे विपक्ष को फायदा कितना होगा। तो केवल 37% लोग हैं जो ये मानते हैं कि हाँ इससे विपक्ष को फायदा होगा, लेकिन 46% लोगों का यह मानना है कि इस मुद्दे से विपक्ष को कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन 17% लोगों का जवाब जो है वो पता नहीं के रूप में सामने आया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यह है कि क्या चुनाव तक विपक्षी गठबंधन इंडिया एकजुट रह पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इसका जवाब देखिए लोगों ने क्या दिया। इसमें 37% लोग हैं जो ये मानते हैं कि हाँ चुनाव तक विपक्षी गठबंधन एकजुट रह पाएगा, लेकिन 50% दोबारा से बड़ा आंकड़ा 50% लोगों का ये मानना है कि चुनाव तक तो ये अलायंस एकजुट रह ही नहीं पाएगा, जबकि 13% लोगों ने जवाब दिया है पता नहीं। इससे अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल भी बहुत ज्यादा दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है कि हर कोई समझना चाहता है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का चेहरा किसे बनना चाहिए। अब देखिए इसका जवाब लोग क्या दे रहे हैं। 34% लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनना चाहिए। 10% लोग हैं केवल जो ये कह रहे हैं कि नीतीश को चेहरा बनना चाहिए। 9% लोग कहते हैं कि ममता को चेहरा बनना चाहिए। 13% कहते हैं कि केजरीवाल को बनना चाहिए, और 34% लोगों का जवाब है पता नहीं। ओवर टू यू रोमाना। तो ये बड़े दिलचस्प सवाल और इनके जो जवाब आ रहे हैं वो उससे भी ज्यादा दिलचस्प, खासतौर से वो चेहरे को लेकर इंडिया गठबंधन के, जिसमें नाम सबसे ऊपर राहुल गांधी का। 34% लोगों की पसंद के तौर पर इंडिया गठबंधन में अगर कोई चेहरा उभर रहा है तो वो राहुल गांधी का चेहरा उभर रहा है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि खुद गठबंधन के साथी जो हैं वो राहुल गांधी का चेहरा आगे नहीं करते हैं। उनकी तरफ से ठीक है कांग्रेस नेतृत्व की बात की जाती है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा आगे करती है ममता बनर्जी भी, अरविंद केजरीवाल भी। इस बीच जल्दी से आपको तेलंगाना लेकर चलूंगी, हैदराबाद से आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और तेलंगाना हैदराबाद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि वहां अभी अभी कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है, और ऐसे में गठबंधन की मजबूती को लेकर लोगों के मन में सवाल हैं आशीष। लेकिन गठबंधन का नेतृत्व अगर कोई करे तो वो कांग्रेस और राहुल गांधी, इसको लेकर एक राय निकल रही है इस सर्वे में। आशीष जी, जाहिर तौर पर रमाना आपने बिल्कुल सही कहा। बात अगर गठबंधन के नेतृत्व की हो तो दक्षिण में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, लेकिन उनके नाम की चर्चा तो होती है, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर ज़्यादा राय बनती नजर आती है। राहुल गांधी केरला से आते हैं, 130 लोकसभा सीट दक्षिण भारत में है, और ऐसे में राहुल गांधी के नाम पर ये चर्चा और राहुल गांधी का प्रेजेंस या उनका एक्सेप्टेंस दक्षिण भारत में ज़्यादा नजर आता है। लेकिन खास बात ये कि जब भी लोकसभा चुनाव हुए हैं दक्षिण भारत में, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटक हो, या चाहे वो तमिलनाडु हो, मोदी एक फैक्टर है। मोदी के नाम पे भी वोट होता है। तो विधानसभा चुनाव में अलग फैसला करती है जनता, अलग तरीके से वोटिंग करती है। लोकसभा चुनाव में अलग तरीके से वोटिंग करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मुझे लगता है जरा सा यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, विजय जी आपके पास आ रही हूँ। आपको हैरानी हुई जिस तरीके से गठबंधन का चेहरा और सबसे आगे राहुल गांधी, 34% लोगों की पसंद? दो चीज़ों पर मुझे हैरानी हो रही है। एक तो राहुल गांधी जी को चेहरा बनाने पर, क्योंकि एक तो उसमें इंडिया गठबंधन खुद उसमें ज़्यादातर जो घटक दल हैं वो उसके पक्ष में नहीं है, खुद कांग्रेस भी नहीं है, और खुद राहुल गांधी भी मुझे नहीं लगता कि वो फेस बनना चाहते हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि गांधी परिवार का यदि कोई भी चेहरा
विपक्ष की तरफ से फेस बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी आक्रामक तरीके से ये लड़ाई लड़ेगी और वो लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी गांधी फैमिली वर्सेस जो वंशवाद, डायनेस्टी, करप्शन, सब चीज़ों को, इसलिए वो चेहरा नहीं बन सकते। दूसरा, मुझे इस बात पर भी हैरानी है कि लोगों को भरोसा नहीं है इंडिया गठबंधन की एकता पर कि 50% लोग कह रहे हैं कि कम से कम मैं इतना समझता हूं कि चुनाव तक तो ये गठबंधन बना ही रहेगा। उसमें थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर आएंगी, किस तरह से वो सीट शेयरिंग करता है, किस तरह से अलग चलता है, लेकिन इसकी संभावना मुझे कम लगती है कि चुनाव से पहले ही वो जो उसकी यूनिटी है, एकता है, वो खत्म हो जाए। प्रदीप जी? नहीं, मुझे राहुल गांधी के नाम पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि गठबंधन में एकमात्र वास्तविक मामले में कोई अगर नेशनल पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और उसका सबसे बड़ा नेता अगर चेहरे के रूप में उभर कर लोगों के मन में आता है। देखिए, पार्टियां जो बोलती हैं वो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, वो अपना जो है खेल खेलना चाहती हैं, चाहे ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों, ये सब दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई उनका चैलेंजर राजनीतिक गोटियां बिठा रहे हैं। गोटियां बिठा रहे हैं। हाँ। लेकिन जनता जो है वो जानती है कि कांग्रेस पार्टी से बड़ी कोई पार्टी इस गठबंधन में है नहीं, हाँ। और ऑल इंडिया पार्टी है। हाँ। हर देश के हर राज्य में उसके कार्यकर्ता हैं, वोट है, तो इसलिए राहुल गांधी के अलावा और कोई चेहरा हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए, बल्कि ये कहना ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि राहुल गांधी के अलावा अगर किसी को चेहरा आप बनाएंगे तो उसका मतलब होगा कि आप सीरियस नहीं है। ठीक है सर, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं एबीपी न्यूज पर। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं, नंबर बस उसका सिलसिला शुरू करने वाले हैं। तो क्या 2024 में मोदी सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है? क्या आपकी बार मोदी सरकार 400 पार पहुंचने वाली है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब से कुछ ही देर में एबीपी न्यूज पर आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। सीधा आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर से। पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं, जल्दी से कुछ और सवाल जिनके जवाब पूजा आपके सामने रखने जा रही हैं। पूजा? बिल्कुल, देखिए, सी वोटर्स सर्वे में अगला सवाल दर्शकों के सामने ये है कि राहुल प्रियंका को यूपी से क्या लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? इसका जवाब देखिए, 50% लोगों का कहना है कि हाँ, राहुल और प्रियंका को यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। 33% लोग कह रहे हैं कि नहीं, यूपी से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पता नहीं कहने वाले 17% लोगों का आंकड़ा है। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये है कि भारत जोड़ो यात्रा, जो पहले भी राहुल गांधी ने शुरू की और अब माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी वो दोबारा से भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, तो इसका क्या कांग्रेस को 2024 में फायदा होगा? 44% लोगों का कहना है कि हाँ, इससे कांग्रेस को फायदा होगा, लेकिन वहीं 46% लोगों का आंकड़ा यह कहता है कि नहीं, इससे कांग्रेस को कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह आंकड़ा तकरीबन बराबर का है, 44% और 46%। अगला सवाल देखिए यह है कि कांग्रेस भी अब नए चेहरों को आगे कर रही है, जैसे बीजेपी नए नेतृत्व को मौका दे रही है, तो क्या इससे 2024 में कांग्रेस को फायदा होगा नए चेहरों को आगे करने का? 43% लोग कह रहे हैं कि हाँ, इसका फायदा पहुंचेगा। 45% लोगों का आंकड़ा यह कहता है कि नहीं, इससे कोई भी फायदा पहुंचने वाला नहीं है। रोमाना? तो बेहद दिलचस्प ये आंकड़े हो जाते हैं, और खासतौर से अगर इनको कंपेयर करके बीजेपी के मुकाबले देखा जाए, क्योंकि एक तरफ बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन से 24 में फायदा मिलेगा क्या? हाँ कहने वाले 60% थे, नहीं कहने वाले 30%। लेकिन यहाँ कांग्रेस के मामले में नए चेहरे जो आगे किए जा रहे हैं, उसमें फायदा नहीं मिलेगा कहने वाले ज्यादा है, 45%, मुकाबले उनके जो कह रहे हैं हाँ फायदा मिलेगा 43% जो आंकड़ा है। तो राहुल और प्रियंका गांधी को यूपी से चुनाव लड़ना चाहिए कमोबेश, ये भी एक तस्वीर उभर कर आ रही है। लेकिन ये नेतृत्व परिवर्तन वाला मामला और कांग्रेस को फायदा नहीं पहुंचाएगा ज्यादा, ये जो आंकड़ा एक सामने निकल कर आ रहा है। मदिया के पास आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो वो नए चेहरे जिन्हें कांग्रेस ने आगे कर दिया है, जिसमें जीतू पटवारी से लेकर उमंग सिंघार तक हैं, बावजूद इसको कांग्रेस को फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा परसेप्शन क्यों मदिया? बिल्कुल, देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं राजनीति में, बहुत सारे परसेप्शन होते हैं, लेकिन पब्लिक क्या सोचती है ये बहुत अहम हो जाता है। और मध्य प्रदेश के लोग, भोपाल के लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगह से आए हुए ये लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह, अभी कुछ देर पहले तक कोई महिला नहीं थी हमारे साथ जुड़ी हुई, अब एक महिला भी आ गई है और खुद से आई हैं आगे, बात करना चाहती हैं। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले उन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, लोकसभा इलेक्शन आप क्या सोचते हैं, एक महिला क्या सोचती है उसको? अगर मैं एक महिला की तरफ से पूरे मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी की सरकार ने काम किया है महिलाओं के लिए, तो मुझे लगता है कि आगे भी इसी तरह काम करेंगे तो महिलाएं
शायद आगे ही बढ़ेंगी इससे। जिस तरह से अभी जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे अभी हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना का काफ़ी क्रेज़ रहा है। नो डाउट कहीं ना कहीं इसको हर तरह से सपोर्ट ही मिला है, तो आगे भी हमारा सपोर्ट ही रहेगा सरकार को। ग्राउंड पे स्कीम्स आई हैं उसका कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। आप लोग जरा ये बता दीजिए, अभी कुछ और लोग भी जुड़े थे तो उनसे आप लोग कुछ डिबेट कर रहे थे, तो मुझे ये बताइए क्या लगता है, क्या परसेप्शन इस चुनाव में? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने भी देखा जब हम लोग डिबेट कर रहे थे, वो हालांकि बीजेपी के समर्थक थे और सिंपल एक छोटी सी बात कही थी कि अभी जो व्यापम में हुआ था, पटवारी के चुनाव हुए थे, पटवारी के चुनाव में कुछ ऐसे बच्चे टॉप आए जिनको मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के बारे में ही नहीं पता। तो इस तरीके की अगर बात हम कर रहे हैं कि इस तरीके से जीत होगी तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास पहुंचूंगी। जरा जल्दी से दर्शकों को राजस्थान लेकर चलते हैं। मनीष शर्मा हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर हम सवाल जो अभी सामने रखा दर्शकों के कि साहब नए चेहरे आगे करके कांग्रेस को फायदा मिलेगा क्या, और मामला बहुत करीबी और बराबरी पर, मतलब 43% कह रहे हैं हाँ मिल जाएगा, लेकिन 45% कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। इसी वजह से राजस्थान में नए चेहरे आगे करने में कांग्रेस को देर हो रही है क्या, मनीष? हाँ बिल्कुल रोमाना, राजस्थान में कांग्रेस ने अब तक कोई नया चेहरा सामने नहीं रखा है। आपको लगता है कांग्रेस को नया चेहरा लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए सर। राजस्थान में अशोक जी गहलोत ने बहुत खूब विकास किया, लेकिन जनता ने उनको फिर से मौका नहीं दिया। अब हम भजन लाल जी शर्मा से उम्मीद करते हैं कि वो भी कुछ अच्छा विकास करे, विकास करेंगे। आप ये बताएं, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, क्या कोई नए चेहरे की जरूरत? सचिन पायलट नया चेहरे के रूप में सामने आना चाहिए, युवा नेता के रूप में कांग्रेस के। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे पे भी बात चली थी, लेकिन अहम मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए, राम का मंदिर बनने वाला है, राम राज्य आने वाला है, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। देश बेरोजगारी में बिल्कुल, आज जो कांग्रेस का शासन था हम सब ने देखा है कितनी बड़ी बेरोजगारी थी, जीडीपी की स्थिति क्या थी, पूरी तरह से देश तबाही की तरफ जा रहा था। मोदी जी के आने के बाद देश आज अग्रसर हो रहा है, पूरे विश्व में एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। तो ये सब मुद्दे ये तय करते हैं कि देश में मोदी जी की सरकार भी बनेगी। जी आप बताएं, राजस्थान में कांग्रेस को क्या नया चेहरा लाना चाहिए? वंदे मातरम, जय भारत। राजस्थान में अगले 10 साल तक तो कांग्रेस को नए चेहरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बीजेपी की सरकार है, रहेगी, हमेशा रहेगी। और मोदी जी ने जो कह दिया, गहलोत जी वापस तो आएंगे नहीं, तो अब जरूरत ही क्या उनको नए चेहरे की, उन्हीं पे चलने दो। रोमाना बहुत अहम बात कह रहे हैं कि 5 साल तो वैसे भी बीजेपी की सरकार है, गहलोत कभी वापस आने वाले नहीं है, ऐसे में किसी चेहरे की जरूरत नहीं है। जी रोमाना, बिल्कुल रिवाज कायम रहा, विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत कर आई और कमोबेश उसी तरीके का भाव यहाँ पर जो मनीष के साथ लोग हैं उनका सुनाई पड़ रहा है। जल्दी से दिबांग जी के पास चलते हैं। ये नए चेहरे, नेतृत्व परिवर्तन, बीजेपी को तो फायदा मिल रहा है, आंकड़ा ये बता रहा है सर्वे का, लेकिन कांग्रेस उस मुकाबले में फायदा नहीं उठा पा रही है, ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस की हालत जो ये 3 राज्य हैं वहाँ तो वैसे ही बहुत ख़राब है। 65 सीटों में केवल 62 सीटें हैं उनके पास, बाकी बीजेपी के केवल 62 सीटें हैं बीजेपी के पास, बाकी कांग्रेस के पास हैं। तो कांग्रेस की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है इन राज्यों में। वो नए चेहरे, पुराने चेहरे कुछ भी कर लें, उसमें सुधारी होने की गुंजाइश है और इससे ज़्यादा ख़राब हो नहीं सकती इनकी हालत। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर 2024 का सबसे बड़ा और सबसे पहला ओपिनियन पोल। जो हमारे पास सी वोटर सर्वे से सवाल और जवाब आए हैं उसका आंकड़ा हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। इसमें अगला सवाल ये है कि मायावती ने जो हाल ही में ये बड़ी खबर आई कि अपना जो उत्तराधिकारी अपने भतीजे को बनाया है, क्या उनकी विरासत को उनके भतीजे आकाश बीएसपी में आगे लेकर जा पाएंगे? 22% लोगों का आंकड़ा कहता है कि हाँ, लेकिन 57% लोगों का यह मानना है कि नहीं, आकाश आगे नहीं ले जा पाएंगे और 21% लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। अगला सवाल देखिए, क्या बंगाल में ममता बनर्जी को बीजेपी चुनौती दे पाएगी? अब इसका जवाब आप देख लीजिए। 54% लोग कहते हैं कि हाँ, बंगाल में ममता बनर्जी को बीजेपी चुनौती दे सकती है, लेकिन 36% लोगों का आंकड़ा यह कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और पता नहीं कहने वाले लोगों का आंकड़ा है 10%। अगला और आखिरी सवाल आपके सामने यह है कि कर्नाटक में बीजेपी को जेडीएस से अलायंस का क्या फायदा पहुंचेगा? अब इसका जवाब आप देख लीजिए। 42% लोगों का यह मानना है कि हाँ, इस अलायंस का फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन 37% लोगों का आंकड़ा यह कहता है कि नहीं, इसका फायदा नहीं होगा। पता नहीं कहने वाले लोग हैं 21%। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ सीधे इस वक्त मृत्युंजय मौजूद है। मृत्युंजय, विधानसभा चुनाव में तो कर्नाटक में कांग्रेस को फायदा हुआ, लेकिन जब बात लोकसभा चुनाव की आती है तो आपके पास आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा पूछिए, बताएंगे वो कि क्या बीजेपी को इस अलायंस का फायदा होगा जेडीएस के साथ? बिल्कुल, देखिए, कुछ महीनों पहले ही तो कर्नाटक में कांग्रेस ने दमदार जीत हासिल की थी और लेकिन लोकसभा में स्थिति पलट जाती है। इस पर हम बात करते हैं। बसवराज जी, एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण,
बीजेपी अगर जेडीएस से अलायंस करती है कर्नाटका में, क्या बीजेपी को फायदा होगा? आप क्या मानते हैं? कुछ फायदा नहीं होगा। ये 19 इलेक्शन में हमारा एक्सपीरियंस हुआ है, जेडीएस के साथ अलायंस करके हम लोग खत्म हुआ था। इसलिए बीजेपी का हालत सेम 2019 में कांग्रेस के क्या रिजल्ट आया, सेम रिजल्ट बीजेपी के लिए कर्नाटक में आ रहा है इस बार। बस उतना है। वो 100% दिस इलेक्शन, दिस कमिंग 2024 इलेक्शन इज अगेंस्ट मोदी, इंडिया अगेंस्ट मोदी है। 2012 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुआ, ऐसा इंडिया अगेंस्ट मोदी फेलूर्स। ठीक है मृत्युंजय, मोदी आप और लोगों से बात कीजिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। तो देखिए ये जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो आपके सामने बस कुछ ही देर में खुलने वाला है। नंबर गेम आपके सामने होगी, आपके टीवी स्क्रीन पर एक एक करके तमाम आंकड़े आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रखेंगे।